गुड इवनिंग, नमस्ते। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बिहार में चुनाव है और चुनावी हलचल इतनी तेज कि एनडीए में क्या हो रहा है, इंडिया ब्लॉक में क्या हो रहा है, वीआईपी क्या कुछ कह रही है, आरजेडी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, बीजेपी जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है, चिराग पासवान हर एक फैक्टर पर माइन्यूटली काम कर रही है। जहां पार्टीज तो वही माइन्यूटली नजर बनाई हुई है, बिहार का आम वोटर भी, वो भी अभी इंजॉय कर रहा है। करिए करिए करिए, मैं तो अपने मन में चीजें, अपने मुद्दों के साथ जाऊंगा। इस बीच चुनावी हलचलों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बड़े ऐलान कर दिए। जीविका दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाने का बड़ा ऐलान किया। सरकार बन जाएगी तो 30,000 रुपए का वेतन भी मिलेगा। साथ ही प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी भी किया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी के इस ऐलान के बाद बिहार में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। एनडीए नेताओं ने तो चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों के साथ मजाक करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो वो नौकरी के बदले लोगों का घर ले लेंगे। जो वादे किए गए हैं उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। तेजस्वी यादव की कम शिक्षा पर भी उन्होंने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह भी समझ आता है कि अगर पर्याप्त और उचित शिक्षा ना हो तो नेता किस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन महागठबंधन में मचे घमासान को शांत करने के लिए अशोक गहलोत भी सामने आए एक संकट मोचक के तौर पर। उन्होंने कहा कि सारी चीजें ठीक हैं, ऑल इज वेल है। बिहार का चुनाव वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक से बढ़कर एक ऐलानों के साथ जुबानी जंग भी चरम पर है। इसी पर करेंगे विस्तार से बात। मैं ये भी जानना चाहूंगा जनता के बीच किसकी बातें ज्यादा प्रोमिनेंटली पहुंच रही हैं। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े चुनावी ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही ये भी ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता, और आज उन्होंने एक और काम किया। इससे पहले तेजस्वी ने चुनावी वादा करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार में सरकारी नौकरी होगी। भले ही तेजस्वी एक के बाद एक कर बड़ा वादा करते जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में उठा पटक जारी है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर खींचतान और बढ़ गई है। मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा है। गहलोत बुधवार सुबह पटना पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव से उनके आवास पर 1 घंटे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं, कोई झगड़ा नहीं है। सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना। इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति में गौरा बौराम विधानसभा सीट को लेकर भी महागठबंधन के अंदर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले के केंद्र में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और वीआईपी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने पहले आरजेडी नेता अफजल अली खान को पार्टी का सिंबल दे दिया था, लेकिन बाद में सीट बंटवारे के तहत ये सीट वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई। अब अफजल अली खान सिंबल लौटाने से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक तरफ पॉलिटिकल मैसेजिंग ये कि इंडिया ब्लॉक में ऑल इज वेल, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, आपको उनका वो बयान भी याद होगा, वो ऐलान भी याद होगा जो उन्होंने कहा कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं वहां पर हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी देंगे। ग्राउंड पर उसकी धमक है, शोर सुनाई दे रहा है और अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। इसीलिए जो भी चीजें हो रही हैं, जिस तरफ भी हो रही हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नजर है कि सामने वाला कर क्या रहा है। इसी विषय पर बात करते हैं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ राहुल आनंद, भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राहुल भाई नमस्ते कर रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस के
प्रवक्ता आदित्य गर्ग साहब जुड़ चुके हैं। आदित्य भाई नमस्ते करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपने शो में। मेरे साथ प्रोफेसर श्याम कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। साथ ही मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस, डॉक्टर संजय कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस डिबेट को ओपन अमूमन मैं पॉलिटिकल पार्टीज से करता हूं और फिर आखिरी में संजय जी के पास जाता हूं, लेकिन आज मैं शुरुआत संजय जी आपसे करना चाह रहा हूं। डॉक्टर संजय प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब तक तो मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि जनता बार बार पूछ रही थी कि इंडिया ब्लॉक में तो चेहरे ही सामने नहीं आए, इंडिया ब्लॉक कितनी सीटों पर क्या लड़ रहा है। अब तो सारे नंबर आ गए, 143 आरजेडी, 61 सीट्स कांग्रेस। ये पूरा विवाद अब खत्म हो गया ना, इस पर तो अब बात नहीं करनी चाहिए ना संजय जी, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है? गठबंधन दोनों के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। हाँ, तो के साथ फाइट होगा या इंडिया गठबंधन के बीच में फाइट, ये तो वही लोग डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से एरिया है। एक बार ओपनिंग सबका हो जाए, मैं 2 मिनट सभी पैनलिस्ट को दूंगा। आदित्य भाई मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं। आदित्य जी, अभी मैंने गहलोत जी को सुना और बहुत करीब से मैं घूमा उनके आगे पीछे भी, काम ही हमारा यही है। उन्हें तो आम लोग जादूगर जादूगर कह के भी बुलाते हैं, संबोधित करते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं, उसी चीज़ के साथ वो मिलते भी है। जादू चल रहा है क्या? ऑल इज वेल, चीज़ें ठीक हैं, सॉर्टेड हैं? आप सबको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, Same to you, गोवर्धन sir. पूजा Sir. की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो हमेशा से क्वाइट फ्रेंडली और ओपन टू ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई किसी का कोई बड़ा हाथ है। हाँ, हम सबको इक्वल समझते हैं हमारे गठबंधन में। ठीक है। और जहाँ पे फ्रेंडली फाइट की बात है, वो एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खासियत है। जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो जीत सकती है, वहाँ पे वो अपना प्रतिनिधित्व करेगी, वो वहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारेगी और हम जी। सब कम्पिटिटिव फाइट में बिलीव करते हैं। लेकिन आदित्य भाई आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें आते आते कुछ देर हो गई? जेएमएम की बातें हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कंटेस्ट नहीं कर रहे, अब हमें तो धोखा दिया है कांग्रेस ने और आप लोग मिलकर सरकार भी चला रहे हैं झारखंड में। आपको नहीं लगता दिस इज डेंटिंग इंडिया ब्लॉक? No, this is healthy democracy. This is the best form of democracy. हम सबकी ओपिनियन आने देते हैं। हम यहाँ पे किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई डर का माहौल नहीं क्रिएट करते हैं। हाँ। जहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात आगे रखें, आप फाइट करें अपने हक के लिए, और अपनी जहाँ पे आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं, आप क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर कांग्रेस को लगता है कि वो किसी जगह पे, किसी एरिया में उनको अपना वर्चस्व वापस बनाना है, जहाँ पे हम पिछले इलेक्शन में रह गए, अगर हम कहीं पे मिस आउट कर गए थे कहीं किसी इलेक्शन में, तो हम इस इलेक्शन में कवर करना चाहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ठीक है। आदित्य आई कम बैक टू यू। एक बार ओपनिंग सबका हो जाए। श्याम जी मैं आपके पास आ गया। राहुल भाई आ रहा हूं आपके पास, एक बार श्याम जी का रिएक्शन में ले लूं और तब तक कोशिश ये रहेगी संजय जी का भी ऑडियो ठीक हो जाए। श्याम जी प्लीज आप मुझे बताइए, सब कुछ ठीक है? आरजेडी 143 ये तो अब क्लियर है, 143, 61 कांग्रेस। जनता के बीच किस तरह की मैसेजिंग जारी है? क्योंकि एनडीए बार बार ये कहती रही, बीजेपी जेडीयू कहती रही, देखिए इतना वक्त इन्होंने इतना माथापच्ची लगा दिया, ये सीट्स नहीं बांट पा रहे हैं, ये बिहार को कैसे संभालेंगे? देखिए, ऑल इज वेल आप जानते हैं, और ये हमारे तमाम गठबंधन के सम्मानित साथी और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि तेजस्वी यादव साहब हमारे सीएम के चेहरा हैं, कैंडिडेट हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाम दलों के सम्मानित साथियों ने भी यही बात को दोहराई है, कांग्रेस के भी बड़े सीनियर लीडर ने दोहराई है। और यहाँ पर जो है संवाद है, और हमारे विरोधी दलों में जो विवाद है, जो इनविजिबल थ्रेट है, वो मतलब वो दिखने में तो डायलॉग है, लेकिन एक्चुअली वह है मोनोलॉग। वहां पर जो साइलेंस है, जो नहीं दिख रही है, डायलॉग दिख रही है। सो जिसको देसी राजनीति भाषा में सिर फुटोवल कहते हैं, और चुनाव के बाद दिखेगा कि क्षत्रिय जो छत्रक उभरे थे 90 के दशक में, 80 के दशक में, और उसमें क्या हाल होगा अभी। महाराष्ट्र
इशारा करते हुए मैं बिहार पर इशारा करके बात समाप्त कर रहा हूँ हाँ ठीक है। कि वो आप देखने को बनेगा हम्म। कि भागलपुर के सांसद महोदय अजय मंडल साहब ने जो अभी रिजिग्नेशन पत्र का जो मतलब ऑफर दिया उन्होंने नीतीश कुमार जी को, हाँ। कि जेडीयू में जो सीट शेयरिंग को लेके जो भाजपा का इंटरवेंशन रहा, हाँ बड़ी एक आपको जमीनी बात बता रहा हूं जी। कि 101 वर्सेज 101 आप मत देखिएगा, हाँ ऐसा नहीं है। जो सियासी कद भाजपा ने बढ़ाई है हाँ और जदयू का जो मतलब परेशानी का सबब है वो बेमानी नहीं है। हाँ ताबड़तोड़ मतलब इस्तीफे और दबाव, और मंगनी लाल मंडल साहब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिस तरह से हम लोगों ने ईबीसी का सम्मान देने का काम किया, दलित साथियों को सम्मान देने का काम ठीक है किया, लेकिन वहां पर गोपाल मंडल का नाम आपने सुना होगा, अजय मंडल का नाम आपने सुना होगा जी। तो कहने का मतलब लंबे, चूंकि पहला टेक ऑन आप ले रहे हैं, लंबी बात नहीं रखूंगा, हाँ। कि हमारे यहाँ ऑल इज वेल एंड 14 तारीख को बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। ठीक है। अब राहुल भाई मैं आपके पास आ गया। राहुल भाई देखिए, आरोप तो यही लगा, अभी श्याम जी ने भी बोला कि हमारी तरफ तो डायलॉग चलता है, एनडीए में सिर्फ मोनोलॉग होता है, ऊपर से जो आदेश आ गया मानना ही पड़ेगा। हालांकि कोई इसको तानाशाही कह ले, कुछ कह ले, मैं तो कह रहा हूँ ये डिसिप्लिन है, शायद यही ताकत है एनडीए की। नहीं श्याम जी, इस पर भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन राहुल भाई ओपनिंग आपका। एक हिंदी फिल्म की बहुत प्रसिद्ध गाना था, वो गाना क्या था कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। वाह जी वाह। और ये महागठबंधन के ऊपर ये फिट बैठता है। और महागठबंधन में काबा बिहार के अंदर बता रहे हैं काबा। हाँ। सबसे पहले महागठबंधन लंगड़ा बा, पहला पॉइंट। दूसरा, महागठबंधन में एक दूसरे से रार बा, यानी कहने का तात्पर्य है कि सब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। हाँ। और ऐसे लड़ रहे हैं कि जब अनुशासन की बात करते हैं और हमारे जब एनडीए के गठबंधन में जब अनुशासन की बात होती है तो ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश आता है, आपको मानना पड़ता है। हमें लगता है कि कभी भी किसी भी परिवार को चलाने के लिए आपको आपस में एकमत होना जरूरी है, और इसमें बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से महागठबंधन की अगर बात करिए तो उसमें बहुमत की बात हो रही है, चाहे कांग्रेस की बात के लिए, चाहे आपको याद होगा एक संदर्भ, रोहित भाई आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जी दिल्ली जा रहे थे और कह रहे थे कि बीमारी हो गया है, डॉक्टर से इलाज कराने जा रहे हैं। पता चला कि जब इलाज कराने आए तो डॉक्टर ही भाग गया वहां से। तो मतलब कि इस तरह से जब आमने सामने आपस में लड़ रहे हैं तो ये ऑलरेडी ये संदेश दे चुके हैं कि हम सावन की मेढक की तरह हैं, एक जगह एक तराजू पे नहीं आएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां पे महागठबंधन में क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए किस तरह से जनता के बीच में जा रही है और अपने कामों को जनता के बीच में बता रही है। तेजस्वी यादव जी के संदर्भ की अगर आप बात कर ले तो आज तेजस्वी यादव जी को देखा गया है मीडिया के समकक्ष, लेकिन क्षेत्र में अभी तक नहीं देखा गया और पिछले 10 दिनों से वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाए हैं। इनके साथ रहने वाले लोग, इनके होने वाले लोग इनके खिलाफ अगर आज हम नॉमिनेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ साफ है कि तेजस्वी यादव जी के जो शासन है और तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी में है वो एक तरफा चल रहा है और अनुशासन तो समाप्त हो चुका है। क्योंकि अगर अनुशासनहीनता का परिचय इनके समकक्ष के सारे लोग दे रहे हैं। रोहित भाई एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी खास करके बिहार में अगर देखा जाए, कांग्रेस की भी स्थिति की अगर वर्णन की जाए तो राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर आए थे और इतना थक गए कि पिछले 1.5 महीने से बिहार से अता पता लापता है। और वो इस तरर से है कि तेजस्वी यादव जी से भी बात नहीं कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात ये लोग साझेदारी में कर रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि जिस तरह से महागठबंधन ने आप राहुल भाई आप ये कहना चाहते हैं ना कि महागठबंधन कंफ्यूज है? राहुल भाई यही कहना चाहते हैं ना, महागठबंधन कंफ्यूज है और जनता भी देख रही है कंफ्यूज है। 10 सेकंड रोहित भाई, एक बात और रोहित भाई, जिस तरह से 2024 में तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के ऊपर जो दबाव बनाया था उसका प्रतिकार विधानसभा में बिल्कुल ले रही है। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो तुम भी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, ये तय है। ठीक है, चलो डन। अब आप सभी का ओपनिंग आ गया, अभी शो आपका है, मैं प्लेटफॉर्म आपके लिए खोलता हूँ। राहुल भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। अभी आपने मैं गर्ग भाई के पास गया, मैं श्याम जी के पास गया, उन्होंने आपकी पोल खोलने की बात वो कर रहे हैं, आपके पास आ रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि वो कंफ्यूज है। अब मैं सीधे जनता की भी तो बात कर लूँ। तेजस्वी जी ने कितने बड़े ऐलान कर दिया, जीविका परियोजना, माँ योजना, बेटी योजना, अगर वो कर देंगे ये सब तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए ना उनको, क्या है, ठीक है, कम से कम योजनाएं तो अच्छी हैं। राहुल भाई फिर से ऑडियो हाँ आगे 2020 में जी 2020 में तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि कैबिनेट में आते पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी बांटेंगे। याद होगा शायद सबको। और जब मीडिया के समकक्ष जब उनसे पूछा गया कि वो पेन साथ भूल गए क्या,
तो वो बोले कि अरे हम मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, मुख्यमंत्री तो कोई और है, हाँ। हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तब ना करेंगे ये सब काम। हाँ। तो ऐसे तमाम फेक वादे जो है तेजस्वी यादव जी वादे करेंगे, जो फेक है। व्यक्ति वादे हताशा फेक और है। निराशा होकर हाँ। 2,70,00,000 ठीक है। लोगों को नौकरी देने की बात कर गया, आ गया मैं तो इस पे। इसके लिए जो वो मील का पत्थर साबित होगा, जो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक तो है। आपको लगता है कि ये जो जीविका दीदी को लेकर जो ये भ्रम फैलाने की जो बात कर रहे माँ हैं, योजना वो उन्होंने संभव हो गिनवाई है, पाएगा बेटी इनसे? योजना उन्होंने गिनवाई है, लंबी योजना है प्लान। वो तेजस्वी जी क्या कह रहे, तेजस्वी जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुना, उन्होंने कहा जब तेजस्वी बोलता है तो पूरे होमवर्क के बाद बोलता है, ये योजनाएं कैसे डिलीवर करूंगा, वो पूरा प्लान हो चुका है, तभी मैं ये बात रख रहा हूं जनता के सामने। एक सवाल पूछ लीजिए आप प्रोफेसर श्याम हाँ, कुमार बस श्याम से जी के पास जा रहा हूँ इसके तुरंत बाद। आदित्य भाई आपके पास भी आ रहा हूं। 2,70,00,000 लोगों को कैसे नौकरी देंगे, बस ठीक ये है, पूछ लीजिए। ठीक है। श्याम जी बहुत समझदार आदमी है, श्याम जी बहुत बहुत शालीन व्यक्ति है, बीच में भी नहीं बोलते। श्याम जी प्लीज बता दीजिए। मैं कह रहा हूं इस 1 घंटे में तू मैं भी करिए, आपका शो है, मेरा शो नहीं, हमारा शो है, लेकिन जनता की अगर अच्छाई की बात है, जनता के फायदे की बात है, तो पहले वो मेरे लिए प्रेफरेंस होगा। तो श्याम जी बता दीजिए, वो कह रहे हैं फेक वादे हैं। नहीं, फेक इनका जो है, मैं अब इस पर ज्यादा टेक ऑन क्या करूं। हाँ। इनका तो पॉलिटिक्स फेक नैरेटिव तो है ही, अंग्रेजी वाला फेक है और हिंदी में भी फेक ही है। अच्छा। ये लोग जो है पूंजीपतियों को करोड़ों अरबों का जमीन मुफ्त दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आम युवाओं को, मजलूम को नौकरी ठोस, मैं बार बार कहता हूं कंक्रीट, हाँ। अगर नौकरी के वायदा करते हैं तो ये लोग हमारे इन अभियान को नैरेटिव बताते हैं। ठीक है। मैं आपको बताता हूं, आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि यही हालत थी 2022-23 में। हाँ। अपने मित्र को, भाजपा के सम्मानित मित्र को बताऊं, भाई को अपने, हाँ। कि 20 वर्ष तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, 20 वर्ष हो ही गया, नंबर आ ही गया है, हो ही गया। क्या ऐसी बात रही, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा कि अचानक 5 लाख नौकरी देने का काम 2022-23 में हुआ। हाँ, हुआ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। हाँ। आज तक क्यों नहीं हो सका? क्योंकि आप समझिएगा कि हम लोग का एक विजन, एक बड़ा मकसद है। हम लोग एक राजनीति को सिर्फ सत्ता, सियासी कुर्सी लाभ नहीं, बल्कि एक समाज परिवर्तन का रास्ता है। तो ये जो बता रहे हैं, कहां से डेटा और आटा और के चक्कर में, कागज पत्री के चक्कर में, तो आप लोगों ने बिहार की जनता को उलझाया था। हम लोग माननीय सर्वोच्च अदालत में संघर्ष किया, माननीय अदालत ने हम लोग को राहत दिया, आधार कार्ड जुड़वा दिया। अब ये मानेंगे? तो आप लोग बिहार की जनता के साथ नहीं है मेरे भाई, और न ही मजलूम के साथ है। आप सिर्फ पॉलिटिकल एलिट और कैपिटलिस्ट के, उनको करोड़ों अरबों ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो जमीन आप 1 रुपए में दे, कोई दिक्कत पूरी नहीं। योजना तैयार है ना। लेकिन आरजेडी का तो अपना सर्वे है, सरकार आप लोगों की बन रही है। आरजेडी का अपना सर्वे, मैं तो लगातार आप लोगों के, मैं तो आप लोगों के संपर्क में हूं। आप लोगों ने ग्राउंड पर एक सर्वे कराया, वो कितना सही होता है वो तो 14 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा ही। लेकिन सारा ब्लूप्रिंट तैयार है ना, कुछ फेक तो नहीं है ना, जैसा राहुल भाई को टेंशन है कि ये तो फेक बातें कर रहे हैं, फेक योजनाएं ला रहे हैं। हमारे मित्र राहुल जी हमारे मित्र हैं, कई बार डिबेट में हम लोग आते हैं। हाँ। मैंने आपको बता दिया ना कि हिंदी का फेक और अंग्रेजी का फेक दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों किनारा यही है। ठीक है। हमको आगे इन लोग बीजेपी नहीं बोलना है, हमको साफ ही कह देना है कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, खाका तैयार है, नक्शा तैयार है। जैसे हमने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा के 94 लाख गरीब का पता लगाया। हाँ। हम सत्ता में आते मकान देंगे, उनको साहस देंगे, हिम्मत देंगे, उनको मुख्य धारा के में लाएंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है। बिहार का एक नया नाम होगा। हाँ, मैंने यही बात जानी चाहिए। संजय जी भी मेरे को जानकारी। संजय जी प्लीज एक बार मुझे अपना ऑडियो चेक करा दीजिए, फिर मैं आपसे आपका टेक लूं। संजय सर, आदित्य भाई तुरंत आ रहा हूं आपके पास। संजय सर, मेरी आवाज मिल गई है? संजय सर एकदम क्लियर आ गई है। प्लीज मुझे बताइए क्या कुछ चल रहा है। अब तो कंफ्यूजन कुछ दूर हुई ना, कंफ्यूजन, वो बादल छटे ना। इंडिया ब्लॉक ने बता दिया आरजेडी सबसे अधिक सीटों पर, 143 सीट्स पर, कांग्रेस 61 सीट्स पर। अब तो कम से कम वो कंफ्यूजन हटा ना। ठीक है, वो लड़ने के लिए 243 सीट है विधानसभा में, 254-55। हाँ, अब 254-55 पर आ गए जी। वो 10 सीटों पर तो अभी भी बादल नहीं छटे हैं। हाँ। देखते हैं, विड्रॉवल का कल शायद लास्ट डेट है, कल तक अगर कितने लोग विड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन, अगर अभी तक जिस तरह से एनडीए थोड़ा आगे चल रहा है, चाहे वो जनसभाओं की बात हो, पीपुल को एड्रेस करने की बात हो, वो जो वहां पर एक जो सामंजस्य दिख रहा है, उस तरह का सामंजस्य का इंतजार है कि इंडिया गठबंधन में भी वो सामंजस्य दिखे, कि लोग आए, सामूहिक मंच साझा करें, क्योंकि वो नॉमिनेशन में वो चीजें नहीं दिखी।
ठीक है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक दूसरी पार्टी अलायंस के पार्टनर के नॉमिनेशन में सारी पार्टियां शिरकत कर रही थी, जी। वो सिर्फ नेतृत्व भी शिरकत कर रहा था हाँ। और स्थानीय नेतृत्व भी शिरकत कर रहा था। ठीक है। इंडिया गठबंधन में वैसी तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन खैर अब वो तो पाठ समाप्त हो गया। अब रह गई बात कि अब जो भी जिन सीटों पर लड़ना है, हाँ। जितना पर भी सहमति आपकी बन गई, अब आरजेडी तो अपना नहीं मानी, वो तो एक सीट मात्र छोड़ी, 143 पर तो वो लड़ ही रही है। लड़ रही। कांग्रेस भले वो 70 की जगह पर इस बार 61 पर समझौता की कि ठीक है हम 61 पर ही लड़ लेंगे। सीपीआई एमएल एक ही सीट सही, लेकिन वो अधिक लड़ रही है। ठीक है। सीपीआई और सीपीएम भी अधिक सीटों पर लड़ रही है। ओनली कांग्रेस, यस। हाँ, तो केवल कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर गई Decline। कि वो 9 सीट कम लेकर के भी, और उसके बाद भी कांग्रेस को कहा जा रहा है कि नहीं, आपके साथ कांग्रेस की सीटों पर सीपीआई भी अपना उम्मीदवार दे दी है, हाँ। कांग्रेस की सीटों पर आरजेडी भी अपना उम्मीदवार दिए हुए हैं। Perfect। तो एक दबाव कांग्रेस पर मुझे दिख रहा है। मैं मानता हूं कि 2-4 दिनों में कांग्रेस अगर इस बात को मान ले कि नहीं कोई फर्क नहीं है मुझे, हम ऐसी दबाव को झेलने की आदी रहे हैं, तब तो फिर गठबंधन में सब कुछ हसमूख है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि नहीं हमारी जमीन भी मजबूत है और हम खड़े भी हैं, तो उस स्थिति में मैं इसको अभी नहीं मानता हूं कि सब कुछ असमूथ है। संजय जी, कांग्रेस प्रेशर में है क्या? कांग्रेस इज इन प्रेशर, आप ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली मतलब वो पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज्य किया, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, और मुझे लगता है आरजेडी 27, 28, 30 साल पुरानी पार्टी, मतलब आरजेडी ने कांग्रेस को प्रेशराइज किया। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ने एक शर्त रखी। हाँ। कांग्रेस ने कहा कि आदित्य, हम कमिंग टू इसी बात। हाँ, अनुपातिक तरीके से हम लोग सीटों को समझौता करें। ठीक है। अगर आरजेडी 10 सीट घटती है तो कांग्रेस 5 सीट पीछे जाएगी, क्योंकि आप पिछली बार 144 पर लड़े थे, हम 70 पर लड़े थे, सही बात है। आधा सीट पर हम लड़े थे। तो अगर इस बार अगर ये जो है आरजेडी 144 की जगह पर 134 पर लड़ेगी, हाँ। तो हमें भी 70 की जगह पर 65 पर लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। लेकिन आरजेडी ने तो इनकी बात मानी नहीं, लेकिन कांग्रेस उन 70 की जगह पर 61 पर आ गई है। हाँ। और 61 पर भी कई ऐसे सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के। फ्रेंडली फाइट बोल रहे हैं। आदित्य जी भी मेरे साथ हैं। आदित्य जी, हालांकि आदित्य जी मैं हम सब युवा हैं, हमारे पैदा होने से पहले हमारी डेमोक्रेसी में फ्रेंडली फाइट हम लोगों ने देखी है, लेकिन ये बात एक्सपर्ट्स भी जानते हैं। आदित्य, ये बात आप भी मानोगे, एक तो जो बात यहां पर संजय जी ने कही मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लग रही है कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी पार्टीज है, सब कहीं ना कहीं भले ही एक सीट ज्यादा लड़ रही हो, लेकिन पिछली बार से उनको ज्यादा सीटें मिली हैं, और इकलौती कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें 9 सीटों का डिक्लेरेशन हमें नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता साइकोलॉजिकली ये जो आपके कार्यकर्ताओं को बूस्टअप मिला वोटर अधिकार यात्रा के बाद, वो निराश होंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये हमारा बड़प्पन दिखाता है, ये हमारी मेच्योरिटी दिखाता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी दिखाता है, जहां हम ये मानते हैं कि आरजेडी का कैंडिडेट के विनिंग चांसेस ज्यादा हो सकते हैं हमारे से। इसमें क्या गलत है? ये तो जीत के लिए कई बार ओपनिंग बैट्समैन को 6 डाउन भी आना पड़ता है, वो टीम की कॉम्पोजिशन के हिसाब से है। ठीक है। कई बार किसी आपके प्राइम बॉलर को हो सकता है 2 ओवर ही डलवाए, जहां पे स्पिन का ट्रैक है वहां पे पेसर को पूरे 10 ओवर नहीं डलवाए। उससे क्या पेसर की अहमियत कम हो जाती है? उससे किसी की कोई अहमियत कम नहीं होती। लेकिन रोहित जी, मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहूंगा। पिछले 20 साल में नीतीश जी के अंडर में कुछ जो बिहार ने उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को समय थोड़ा कम मिला अभी तक। बोलिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3rd हाईएस्ट है बिहार में विद 11.4%। एजुकेशन रैंक जो है लिटरेसी 74.3%, रैंक 2nd लोएस्ट इन द कंट्री। ठीक है। स्कूल्स पर 1000 चिल्ड्रन 2.5 रैंक्स अमंग्स्ट लोएस्ट इन इंडिया। पॉवर्टी 33.6%, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में। ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज 1000 लोगों पे 22 बेड लोएस्ट इन इंडिया। क्राइम केसेस 260 हर 1 लाख लोगों पे 260 केस हैं, रैंक 20th इन द इंटायर कंट्री। लेकिन ओवरऑल क्राइम, वायलेंट क्राइम्स टॉप 5 में आता है। फार्मर इनकम 9252, रैंक लोएस्ट इन द कंट्री। नोटेड। आप 20 साल में अगर ये जो फैक्टर्स है, पढ़ाई, स्वास्थ्य, नौकरी, पैसा और किसान की आय, अगर आप इन चीजों को नहीं ठीक कर सकते तो आपका विकसित भारत या विकसित बिहार या आपके
सुशासन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं ये नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्हीं पर ये सबसे बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के, इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े मुद्दे यही है। एब्सोल्युटली। आदित्य, हम नौकरी देंगे। आदित्य, एसआईआर कहां गया, हाइड्रोजन बॉम्ब कहां गया? मतलब अब तो बिल्कुल आ गया ना। अब तो मुझे लगता है राहुल जी को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। आई एम वेटिंग, हाइड्रोजन बॉम्ब कहां है? जो मैटर सब जुडिशियल होता है, हाँ। जिसके बारे में एसआईआर इज सब जुडिशियल मैटर, वो कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। हाँ। या उसमें ये मैटर जो है, ये बिहार तो एक टेस्ट मॉडल है। हाँ। आने वाले इलेक्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु, असम, हाँ, है ना। वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ में हो रहा है, जो माइनॉरिटीज के हक लिए जा रहे हैं, ठीक जो है। माइनॉरिटीज को वोट का अधिकार छीना जा रहा है, चाहे हाँ। वो गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, हाँ। उसके लिए आवाज हम उठाना कैसे छोड़ देंगे? ठीक अभी है, से परफेक्ट। हम आवाज उठाएंगे। आने वाले इलेक्शंस और भी हैं हमारे लिए। 2026 एक बहुत एक्साइटिंग ईयर है, क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्ट जो है मैं वो समझ काफी अच्छे हैं। हम उनको Perfect. जाने नहीं देंगे। ठीक, परफेक्ट, परफेक्ट। राहुल भाई प्लीज रिएक्ट। राहुल भाई, आदित्य भाई ठीक तो कह रहा है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, यही तो कहने तेजस्वी जी। अब उन्होंने 20 साल का जिक्र किया, तो आई एम श्योर आप जंगल राज की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। राहुल जी, नहीं, मैं बिल्कुल जंगल राज की तरफ नहीं जाऊंगा, उसके लिए Perfect. निश्चिंत रहिए। ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि जो हमारी जो एएसपी है उसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगा। बोलिए। देखिए, जो 20 साल की बातें करते हैं, उसमें 15 साल हाँ। 15 साल ही एनडीए रही है, 5 साल इन लोगों ने शासन चलाया है बिहार है। के अंदर। अगर ठीक देखा है। जाए तो लगभग मैं बात कर रहा हूँ। Perfect. देखिए, यहाँ पे रोहित भाई एक बात बिल्कुल स्पष्ट है हाँ। कि ये जो पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की जो बातें करते हैं, अगर देखा जाए पहले से, मैं छोड़ देता हूँ 1990 से 2005 का दशक छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ कि क्या था। ठीक है। लेकिन जब इनको 5 साल का जब मौका मिला, तो ये जो कमाई दवाई की बात करते हैं, कमाई ये अपनी करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। हाँ। क्योंकि आज तक ये सारा परिवार जो है, आरजेडी का जितने भी जो परिवार में जितने भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, हाँ। सब लोग आरोपित हैं और वो बेल पे बाहर हैं। ठीक है। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लैंड फॉर जॉब की जो बात की जा रही थी, आपको आईआरसीटीसी मामले की बात की जा रही थी, उसमें तेजस्वी यादव जी का पब्लिक डोमेन में एक बयान आया है कि जब मुझे ये संपत्ति मिली थी, उसमें मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं कि संपत्ति कैसे आ गई। हाँ। ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव जी जो कमाई दवाई की जो बातें करते और सिंचाई की जो बातें कर रहे थे, अगर उस पे आता हूं थोड़ा सा हटके, तो तेजस्वी यादव जी के आसपास जितने लोग थे, यानी कि जो इनके परिवार के जो सदस्य थे, जिनको सच में सिंचाई की आवश्यकता थी, यानी कि जिनको साथ लेकर चलने की जरूरत थी, उनको तो साइड कर दिया गया एचआर नंबर वाले के प्रभाव में। और आज तेजस्वी यादव जी के आसपास जितने लोग हैं, उन लोगों को इसलिए हटा दिया गया है ताकि तेजस्वी यादव को आने वाले समय में और मजबूती से खड़ा किया जा सके। और अपने एक कहावत है ना कि एक मैदान में दो तलवार कैसे रहेगा, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव को किसी भी तरह मजबूत दिखाना है और कोई भी उस जाति के लोगों को मजबूत नहीं बनने देना है, क्योंकि आने वाले समय में ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह देखा जाए तो तेज प्रताप यादव ने अपने नॉमिनेशन को फाइल कर दिया है महुआ से। और वो आमने सामने लड़ रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट के सामने, मुकेश रोशन के सामने लड़ रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि ये अपने आप के वजूद को बचाने के लिए हैं। और इनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार के अगर विकास की अगर बात की जाए तो वो डबल इंजन की सरकार के पास है। मेरे पास तमाम ऐसे डाटा हैं जिसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी यूएसपी क्या है और हम कैसे तो कैसे आदित्य भाई वही उसी डाटा को तो लेकर आ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े उसी डाटे में तो हैं जो आदित्य भाई ने अभी गिनवाया। क्राइम की बात उन्होंने की, वुमेन सेफ्टी की बात उन्होंने की। बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे सवाल। राहुल, आपकी डबल इंजन आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जी रोहित भाई, मैं आपके प्रश्न उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। 1990 के 2005 के दशक को अगर छोड़ दिया जाए तो उस समय एनसीआरबी का डाटा नहीं आता था। उस समय क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं होता था। आज इसलिए हमारे साथी बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज जो भी क्राइम कहीं होता है वो रजिस्टर्ड होता है और कोई संगठित अपराध नहीं है। और इसके ऊपर आपको याद होगा कि फर्स्ट श्याम जी आ रहा हूं आपके पास, जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक का डाटा तेजस्वी यादव दिया करते थे। आज वो डाटा नहीं देते हैं क्योंकि उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो जिन लोगों ने अपराध किया है उन अपराधियों के ऊपर मतलब राहुल भाई कह रहे बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब संगठित अपराध नहीं होता, किसी भी अपराधी, कोई अपराधी कहीं कुछ करके चले जाए तो जो पीड़ित पक्ष है उसको थाने तक आने में डर नहीं लगता, थाने में रिपोर्ट होती है, वही एनसीआरबी में आती है। पहले अलग था जिस चीज का जंगल राज का जिक्र। और श्याम जी, हाँ राहुल भाई 10 सेकंड दे पा रहा हूं, उसके बाद संजय श्याम सर के पास 10 सेकंड। हाँ ठीक है श्याम जी प्लीज आप आइए। श्याम जी, एनडीए साफ तौर पर कह रही है कि अगर तेजस्वी जी आ गए, अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बन गई
जंगल राज रिटर्न, जंगल राज रिटर्न, जंगल राज रिटर्न, और फिर आप जान ही रहे हैं वोट फॉर। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ आदित्य भाई, मैंने जो डेटा दिया है, मैंने कुछ भी कंपैरेटिव पास्ट और प्रेजेंट का नहीं दिया है, मैंने सारा डेटा Latest प्रेजेंट का ही दिया है। Latest दिया है, मैंने और मैंने बोली बात। राहुल जी से यही पूछा है हाँ। कि आज रैंक में इन सब आधारों पे बिहार लोएस्ट क्यों है। ठीक है। 20 साल के राज के बाद भी शिक्षा, हेल्थ, कमाई, फार्मर्स, आप कुछ भी कोई सा भी पैरामीटर ठीक ले है लीजिए आदित्य भाई, आपका डेवलपमेंट सवाल का, आ गया। आदित्य बिहार भाई मैंने सबसे नोट कर नीचे लिया क्यों आपका है। सवाल। मैंने राहुल भाई इस पहले पर और जवाब बाद देना में है। कुछ भी नहीं पूछा। श्याम जी प्लीज नाउ, श्याम जी प्लीज, श्याम जी, अगर इंडिया ब्लॉक आई तो जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा मतलब आपके घर अपराधी घुसेंगे, आप थाने तक नहीं जा पाएंगे, थाने में रपट दर्ज नहीं होगी, तो फिर कहां से आएगा एनसीआरबी का आंकड़ा? ये आरोप है बीजेपी का, एनडीए का, राहुल भाई का। देखिए, आरोप बेबुनियाद है। हाँ, और ये राजनीति से प्रेरित है। आपको यहाँ पर अगर आप मुझे बोलने देंगे तो एक दो बात क्लियर कर दूं। श्याम जी आपको मैं ही बोलने दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, बोलिए आप। हाँ, नहीं, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूँ, सर। आप बहुत अच्छा से डिबेट कराते सर। हैं और हमेशा कई बार भी पहले आपके साथ आए हैं। श्याम, बस एक श्याम। दो बात बताते हैं, जी हमारे सर। जो मित्र हम लोग के बारे में जो भ्रम फैलाते हैं, हाँ, आप समझिए कि 90 से लेकर 2005 तक हमारी शासन सत्ता बिहार में रही और वहाँ के सभी सामाजिक न्याय पसंदीदा लोगों ने हमें बहुमत देने का काम किया। हाँ, बैलेट से चुनाव होता था। टीएन सेशन साहब चुनाव इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है। 95 का डेटा खासतौर से अपने भाजपा के मित्र कहूंगा की तरह विश्लेषण कर लीजिएगा। हाँ। ऐतिहासिक बहुमत से हमारी जीत हुई थी। वहाँ के बहुत मतलब सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अकलियत और जो भी समाज सभी वर्गों के लोगों ने हमें बहुमत दिया था। तो आप बता रहे हैं अगर जंगल राज थी तो 15 साल हो नहीं सकता था। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा रिपोर्ट नहीं होती थी, उस पर मैं आपके संज्ञान में चीज लाना चाहता हूँ। हालांकि आप जानते होंगे लेकिन बोलते नहीं है। हाँ। 97 के बाद जो वहां पर दलित साथियों की जो हत्या सामंती मानसिकता को लोगों ने की थी, हाँ। उसको जांच करने के लिए राबड़ी देवी जी की सरकार ने जस्टिस समीर दास आयोग का गठन किया था। 90% काम पूरा हो चुका था। हाँ। उनको नोटिस जारी हो रही थी। जब नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बन के आए थे तो आनन फानन में उसको भंग कर दिया था। अब सोचिए कि इतने जो हत्याएं हुई उसकी जो है कानूनी कार्रवाई चल रही थी। निचली अदालत ने उनको दोषी पाया था और पटना हाई कोर्ट ने बरी किया था। अगर ये सामाजिक न्याय के प्रेमी होते तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते। ये लोग नहीं गए। तो आप समझिएगा जो नैरेटिव हम लोग के बारे में फैलाया जाता है कि थाने तक पहुंच नहीं थी, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि न थाने में भी पहुंचती और आयोग और जांच होती थी। क्योंकि आप लोग सामाजिक न्याय विरोधी हैं, दलित विरोधी। एक बात और रोहित जी मैं कहना चाहूंगा कि जो दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, हिम्मत हौसला दिया उस सरकार ने और उसको आते ही नीतीश कुमार की सरकार ने दलित और महादलित बना के जो कमर तोड़ी है, आप समझ नहीं सकते कि समाज उठ नहीं पाया। हमारी सरकार बनते ही सामाजिक न्याय को हम बहुत मजबूत करेंगे और उसका एक बड़ा प्रमाण आज हमारे नेता ने किया है कि हम ठोस नौकरी देंगे। श्याम जी मैंने बताया ना, सबसे पहले मैंने वही बोला, मैं तो सीधा वही सवाल लेके गया कि इतने अच्छे अच्छे वादे किए हैं तेजस्वी जी ने, ऑब्वियसली उन्होंने होमवर्क किया होगा। लेकिन श्याम जी मैं ये चाहता हूं कि जो नैरेटिव होते हैं ना वो इसी शो में बस्ट हो जाए, जनता जो देख रही है सुन रही है क्लियर तो हो जाए। और आप कह रहे हैं कि मैं तो सारा देख रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं राहुल भाई क्या कह रहे हैं, अगर वो झूठ कह रहे हैं यहीं पकड़वा दो, जनता देख लेगी सुन लेगी। लेकिन फिर राहुल भाई बोलेंगे कि रोहित भाई एक बार इनसे पूछो कि जंगल राज ये टर्मिनोलॉजी किसी पार्टी ने थोड़ी दी थी, कोर्ट से निकल कर आया था ना, कोर्ट ने कहा था जंगल राज। गलत कह रहे हो तो प्लीज करेक्ट मी सर, मैं भी करेक्ट होने के लिए तैयार हूं। कहा था सर किस चीज पे कहा था कोर्ट ने? आप देखिए रोहित भाई एक बात समझिएगा। ये भाजपा और पार्टी को बोले जंगल राज तो ठीक है, ये किस मामले में बोला था? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बोला था। अभी आप समझिए जो पटना के हॉस्पिटल में गोली चल रही है, क्या ये जंगल राज नहीं है? आप इस बात को क्या कहेंगे? मैंने उठाया, आप मेरे साथ रहे हैं उसमें, मैंने उठाया, मैंने पूछा फिर क्या फर्क है उस जंगल राज में और इस जंगल राज में? रोहित जी बस एक सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। आप समझिएगा कि भाजपा और जेडीयू के वहां पर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक भाषण देते हैं कि रोड बन गई, बहुत तेज गति से चल रही, मैरिन ड्राइव बन गई है। मुजफ्फरपुर में उस दलित बेटी के साथ जो घटना गई, 1 घंटा बहुत अधिक हो जाता है पटना पहुंचने में। वो लड़की 2 दिन वहां रही, बेचारी मर गई। उस अस्पताल में इन लोगों ने 5-5 घंटे लगाया। तो इसलिए आप समझ जंगल राज असली ये है जहां सिस्टमेटिक तरीके से दलित पिछड़ों को पीछे रखा जाता है। मैं तो आप लोग सब सीनियर हैं, मैं तो खुद अगर मैं कुछ सीख के जाऊं ना इस शो से तो बहुत बढ़िया है। मैं संजय सर आपके पास आ रहा हूं। संजय सर प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिए, जनता भी क्लियर हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज तो कह रही है जंगल राज जंगल राज जंगल राज। आज मैं चाहता हूं इस जंगल राज वर्ड को आप बिल्कुल डिकोड कर दीजिए।
बर्स्ट कर दीजिए, क्या है जंगल राज, किसने कहा था ये जंगल राज? पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, कोर्ट ने कहा था, किस संदर्भ में कहा था? मैं जानता हूं संजय सर बहुत पढ़ते लिखते हैं, वो मुझे सारी चीजें बता देंगे, मेरे दर्शकों को बता देंगे। संजय सर प्लीज बता दीजिए, ये भी हमारा ही काम है ना, जनता के बीच में क्लैरिफिकेशन जाए। जंगल राज कोर्ट ने कहा था, और जो बिहार का वह कालखंड था, कारण क्या था मैं नहीं जानता हूँ, हाँ। लेकिन 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे बिहार में उस समय। 30 मैसेकर, लाशों का बूचड़खाना बना हुआ था बिहार, और उसकी संख्या 10 से अधिक होती थी। कहीं 20 हत्या, कहीं 30 हत्या, कहीं 60 हत्या। तो इस तरह की जो स्थितियां थी, उसमें उस नरसंहारों का वो जो दंश बिहार झेला है, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक लगातार सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर के कोर्ट ने जरूर ये कहा था। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जंगल राज से तेजस्वी जी बाहर निकले 2020 में, जब उन्होंने नैरेटिव दिया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है। जंगल राज की बात एनडीए कहते रही, क्या लोगों के मन मस्तिष्क पर उस जंगल राज का कोई डर आया? लोगों ने, युवाओं ने भरोसा किया, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी बिहार में उभर करके आए। 75 सीटें इनको मिली थी जी। भाई जीत और हार का अंतर तो 0.03% का था। 12,000 का अंतर था। उस 12,000 वोट से 125 सीटें आ गई थी एनडीए को, और 110 पर इंडिया गठबंधन आ गई थी। तो जंगल राज की बात तो एनडीए करेगी, क्योंकि उनको ग्रिल करने के लिए, घेरने के लिए वो जंगल राज की बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, जिसकी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात तेजस्वी जी करते हैं, मैं मानता हूँ 58% जिस राज्य की आबादी युवा है, उन युवाओं के अपने सपने हैं, और उन सपनों को आकार देने के लिए अगर इंडिया गठबंधन ही आएगी और कहेगी कि हम बेहतर बिहार बना के देंगे, हम बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटी आपको देंगे, हम एक आपको वैसी शिक्षा व्यवस्था देंगे जिसमें क्वालिटी आपको निकल करके आएगी, हम किसानों के खेत में पानी देंगे, हम अस्पतालों में चिकित्सक और दवाई देंगे, मैं मानता हूं कि अब वो जंगल राज के डर से बिहार बाहर निकलेगा। कब तक एनडीए जंगल राज कह के लोगों के मन मस्तिष्क पर एक डर का वातावरण बनाते रहेगी? लेकिन आप भी तो 2 बार सत्ता में आए। 2000 आप सत्ता में आए, बीच में भी इंडिया गठबंधन सत्ता में आई। क्या उस समय चीजों को भूल जाते थे जो आपको अभी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई याद आ रही? अगर उस समय भी आपके ब्लूप्रिंट में ये था, आपके रोड मैप में ये था, तो क्या हुआ भाई? दूसरे राज्य के शिक्षक आए, और इसी बिहार के गठबंधन की सरकार थी, और इनके एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी ने कहा था कि चूंकि बिहार में साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाने वाले लड़के योग्य नहीं मिलते हैं, इसलिए हम दूसरे राज्य से शिक्षकों को हमें अपॉइंट करना पड़ता है। क्या वो पीड़ा, वो दर्द को आप नहीं समझ पाए? कैसे आपके एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे थे? उस समय तो गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। तो बात करना और एग्जीक्यूट करना, दोनों में अंतर होता है। और मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, अभी कह रहे थे ना कि मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स और प्रति व्यक्ति आय, और 92 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपए थी, और उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 20,000 रुपया थी। और 2005 में मात्र 1 दशक से भी कम में उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 32,000 रुपया हो जाती है, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपया से घट करके 18,000 रुपया हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हर कालखंड में जिनके हाथ में सत्ता रही, चीजें उनसे छूटी है, इस चीज को समझना होगा। क्या हुआ भाई? सारे राज्य 17 या 19% राशि मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर पर खर्च करके बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है जी। और बिहार में 15 वर्ष लालू प्रसाद जी रहे सत्ता में, और 20 वर्ष से नीतीश कुमार है। आज तक बिहार बीमारू राज्य से क्यों नहीं बाहर निकल पाया? आज भी 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों है? बिल्कुल 94 लाख रुपए से कम आमदनी पर क्यों जीवित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लीज आदित्य, प्लीज एक रिएक्ट कर दो जल्दी से। आदित्य एक छोटा सा रिएक्शन दे दो जल्दी से। सर मैं आपको 21 अक्टूबर की ही एक न्यूज आपको आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गोपालगंज में एक साइबर फ्रॉड रैकेट पकड़ा गया। 1 करोड़ कैश मिला, 344 ग्राम गोल्ड मिला एक चाय वाले की दुकान पे, ठीक है, एक चाय वाले के घर पे। अब जब बिहार में जंगल राज की बोली जाती है तो जंगल राज का मतलब ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो चाय वाले का राज है, हर जगह चाय वाले का राज है, जहाँ पे सोना इकट्ठा किया जा रहा है, कैश पकड़ा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, व्यापारियों को बीच सड़क पे गोली मार के भाग रहे हैं,
तो 20 साल की ही बात करेंगे हम, तो 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ठीक। करीब कितनी पीढ़ी निकल जाती है। नहीं, अगर वो आप बात पीछे आप ही बिल्कुल झांकते ठीक रहेंगे कीजिए। तो मैं कभी कह रहा हूँ आप ये मुगलों को सारे मुद्दे देखेंगे, आपने उठाए, बहुत आप बढ़िया किया। मैंने भी अंग्रेजों को उठाए ये मुद्दे। देखेंगे। खबरें बताने का काम तो मेरा है, लेकिन आपने किया बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप बार बार 20 साल की बात करेंगे तो मैं भी तो ये पूछूंगा, कांग्रेस, जैसा अभी संजय सर ने भी कहा, कांग्रेस इज इन प्रेशर, कांग्रेस प्रेशर में रही, कांग्रेस दबाव में रही। अगर ये बातें जा रही होंगी तो आपको नहीं लगता दिस इज इम्पैक्टिंग योर इमेज, नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है? फॉर अस, हमारे लिए जीतना ज्यादा जरूरी है यहाँ की विश्लेषकों की बात सुनने से। अगर हमारे को लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित होती है थोड़ी सीट कम लड़ने से, तो हम तो और भी कम लड़ लेंगे, पर हमारे को जीत चाहिए। हम ना कभी किसी पद के लिए लड़े हैं, ना हम कभी किसी मान सम्मान के लिए लड़े हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़े हैं। हाँ। हम अपने हक के लिए लड़े हैं। हम गरीब पिछड़ों के लिए लड़े हैं। आदित्य, ये और हम बातें आगे बहुत अच्छी है, लड़ते बट आई रहेंगे। विश कि अगर ये सारी चीजें होती तो बहुत पहले आ जाती। 15 सितंबर मेरे इस शो पे मैं डेटें गिनता था। मेरे को आकर बताते थे इंडिया ब्लॉक के लोग कि 15 सितंबर को सारी चीजें सामने आ जाएंगी। 15 अक्टूबर तक भी लोगों के बीच में अब भी कितनी क्लैरिटी है मैं जानूंगा आपसे। मैं सीधा राहुल भाई आपके पास आ गया। राहुल भाई देखिए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जरूर आप कह दीजिए, लेकिन संजय सर ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि ये चला नहीं ज्यादा। 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी तो आरजेडी बनी। आपको नहीं लग रहा कि आपको तो सीधा, आपको तो लोग इसलिए जानते हैं कि रिपोर्ट कार्ड रखोगे, रिपोर्ट कार्ड रखोगे, रिपोर्ट कार्ड रखोगे, उसी के आधार पर मांगिए वोट। लेकिन बिहार में चीजें अलग है, जातिगत समीकरण भी है, आप जानते हैं MY फैक्टर भी है, इसलिए आप भी इस दिशा में बात करते हैं कि चलिए कुछ नहीं तो कुछ चलेगा। ऐसा तो नहीं है? रोहित भाई, जब हमारी पार्टी का एक यूएसपी रहा है हाँ। कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, हाँ और सबके विश्वास के साथ, हाँ जो हमारी पार्टी के अंदर, देखिए, बड़ा और छोटा पार्टी निकल कर आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकतंत्र के मंदिर की सच्ची आस्था है, हाँ। जिसका हम सम्मान और भरोसा करते हैं। ठीक है। जनता ने हमें अगर 75 सीटें दी और आरजेडी को बड़ी पार्टी बनाई, तो उसी जनता ने हमें, जब उपचुनाव हुआ तो हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाया और आरजेडी को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। ठीक है। पिछले साल चुनाव की बात करें तो। जी। अब यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप झूठ का जब व्यापार करते हैं ना, तो करते करते झूठ बहुत तेजी से फैलता है। तभी तो गांधी जी कहते थे कि सत्य और अहिंसा की बात किया करते थे, क्योंकि सत्य को पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगता है और झूठ बहुत तेजी से फैलता है। अब मैंने क्यों कहा, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 2005 के बाद अगर बिहार को अगर कहीं कोई पहचान मिली, पूरे राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर अगर पहचान मिली बिहार को, तो उसके काम से मिली, उसकी आर्थिक स्थिति सुधार कर मिली, और साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण स्थिति उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ना के बराबर था बिहार में, उसको बनाकर मिला। आज अगर बिहार की बातें करें, अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी खबर सुनाई, गोपालगंज के बारे में खबर सुना रहे थे। हाँ। लेकिन क्या है कि जब आप नकारात्मक चीजों को खोजेंगे तो सकारात्मक छवि बिल्कुल डूब जाया करेगी। ये वही प्रदेश है जब कभी कोई 2005 के पहले कोई बड़ी गाड़ी या मारुति कार भी खरीदता था, तो उसके घर पे कल के डेट रंगदारी में का आ फोन आ जाता जाता। था हाँ कि आपको पैसा पहुंचाना है। हाँ। ये हकीकत था। और इसी दीपावली की बात करता हूं मैं आपको कि हाँ। 25 ऐसे लोगों ने हम्म 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी बिहार के अंदर खरीद ली। यानी कि अवसर है बिहार में, इसलिए है, तभी मर्सिडीज और BMW ने अपने यहाँ पे शोरूम खोले हैं। हाँ। और जो लोग बिहार को बीमारू स्टेट का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समय के साथ परिस्थिति बदलती है और बदलनी भी चाहिए। नहीं, माहौल बदला है क्या राहुल भाई? राहुल भाई, माहौल बदला है क्या? मैं भी आदित्य भाई के पास जाऊंगा, आदित्य भाई को बताऊंगा मर्सिडीज का शोरूम खुला है, राहुल भाई कह रहे। आदित्य भाई मुझे तुरंत ठीक करेंगे, बोलेंगे स्टालिन जी ने अपने राज्य में रॉल्स रॉयस खुलवा दी। जी, मैं बता रहा हूं, जहां कुछ भी नहीं था, हाँ। जहां कुछ भी नहीं था, वहां अगर कुछ हो रहा है तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। जहां तक चाइना, माफ कीजिएगा, जहां तक चेन्नई का सवाल है, हाँ। तो चेन्नई हमसे 25-30 वर्ष आगे है। अगर देखा जाए तो हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम उसकी बराबरी कर रहे हैं। और हमने अभी आर्थिक विकास वृद्धि की अगर बात कीजिए तो 14.5%। अच्छा राहुल भाई, फैक्ट्स पर बात करते हैं। 15 साल तो हो गए एनडीए को, और कितना साल चाहिए राहुल भाई? कितने और साल चाहिए? 15 साल तो हो गए एनडीए को, और कितने साल कि भैया हम आ जाएंगे एक लेवल से? अभी जिक्र किया ना, मध्य प्रदेश का भी किया संजय जी ने, वो कृषि कर्मण्य राज्य बन चुका हमारा मध्य प्रदेश, बीमारू राज्य से बहुत शानदार हो गया। बिहार को कितना वक्त लगेगा? देखिए, संजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ। लेकिन 15 साल के अगर कार्यकाल की बात कर लीजिए, तो क्या 15 साल में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है? हाँ। ये हमारे भरोसे की गारंटी नहीं है क्या? हाँ।
यही तो हमारे भरोसे की गारंटी है। और ठीक आज है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो यही कह के तो जा रहे हैं ओके कि हम राहुल। बिहार में क्या देंगे। हमने कहा कि 1 करोड़ सरकारी नौकर, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हाँ। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमने ठीक है। ये बात कहा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज रोहित भाई मैं बताता हूँ, कंक्लूड कर दीजिए जल्दी। हाँ। जिस बिहार के अंदर एक एयरपोर्ट हुआ करता था, आज हाँ। उस बिहार के अंदर 4 एयरपोर्ट है। हाँ। और आपको ड्राई एयरपोर्ट बिहटा में बन गया। हाँ। बिहटा में बन गया, जहां से बड़े बड़े आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। तो ऐसे ठीक है जी। तमाम चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फैक्ट्रियां, बिहार में वो काम अभी- हो रहा है। संजय अभी सर मैं आपके भागलपुर पास आ गया। राहुल भाई बिल्कुल लास्ट में हूं, आपकी बातें बहुत स्ट्रांगली आई है। संजय सर प्लीज, अभी अभी राहुल भाई ने बोला भारतीय जनता पार्टी का तो बड़ा जो स्लोगन है वो यही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका सम्मान पर उन्होंने फोकस किया। राहुल भाई अगर मैं गलत हूं तो ठीक कर देना। राहुल भाई ने अभी बोला मेरे शो में सबका सम्मान, फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने गिरिराज सिंह जी का परसों तरसों का बयान सामने आ जाता है, हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। ये कैसा सम्मान हो गया संजय सर? नहीं, मैं इसको सम्मान नहीं मानता हूँ। हाँ। लोकतंत्र में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। और मैं मानता हूँ कि मत देने का अधिकार सबको है, ठीक और है। मत किसको देंगे ये निर्णय करने का अधिकार भी। तो बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है कि अब गिरिराज सिंह बोल रहे हैं तो गिरिराज सिंह कोई घर से पैसा ला करके उपकार कर रहे हैं क्या, उपकृत कर रहे हैं? हाँ। अगर देश के लोगों का टैक्स का पैसा है, देश के रेवेन्यू का पैसा है, और उससे अगर वेलफेयर के स्कीम्स चल रहे हैं, हाँ। तो उसको आप अपनी बात कैसे मान लेते हैं? सरकार हो सकती है कि उस पार्टी की बने, ठीक लेकिन है। वो पैसा तो देश के खजाने का पैसा है। हाँ। उसमें उपकार मानने की बात और उपकार नहीं मानने जैसी बात तो नहीं है। तो हाँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो उनकी भाषा थी, कतई कहीं से भी मैं सहमत हूँ। ठीक अभी जो आप पूछ रहे थे कि थोड़ा मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हाँ, हाँ। मैं कांग्रेस के हृदय परिवर्तन को देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया था सर। जी, मुकेश सहनी जी तो बेचारे वो गए ही थे दिल्ली में सर्जरी कराने। हाँ। वो कहे कि सारे चिकित्सक दिल्ली में है, उस सर्जरी टेबल पर पड़े रहे, लेकिन राहुल जी सर्जरी करने नहीं आए, वो चुपचाप रहे। वो तेजस्वी जी से भी नहीं मिले। और का अभी भी कांग्रेस को अगर ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई हाँ। कि नहीं नहीं हमें जीतना है, हमें एनडीए को हरानी नहीं है, तो भाई जितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं आप फट जाइए। हाँ। कि नहीं भाई हम फाइट नहीं करेंगे। हाँ। भाई ये सीपीआई लड़ ले, आरजेडी लड़ ले, वीआईपी लड़ ले, हाँ। कांग्रेस नहीं लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास प्रायोरिटी क्या जी। है, एनडीए को हराना हाँ। या अपना प्रभाव पैदा करना कि हम तो इससे नहीं झुकेंगे। तो अगर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ही कह रहे हैं कि नहीं 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 हम कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है, हम बड़ा दिल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाना चाहिए। हाँ। और दिखा करके यही तो आरजेडी कह रही थी हाँ। कि भाई 70 सीट पिछली बार दिए थे, आप जीते थे 19। नहीं तो संजय सर ये बड़ा दिल है कैमरे के लिए या फिर ये मजबूरी था और कोई ऑप्शन ही नहीं था? और क्या ऑप्शन था कांग्रेस के पास, आप बता दीजिए मुझे। मजबूरी कोई बड़ा दिल नहीं था। मजबूरी ठीक है। क्योंकि आपने ऑप्शन में सवाल पूछ लिया तो मैं इसका उत्तर दे दिया। ये मजबूरी थी। ठीक अब चूंकि अब तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, हाँ। तब ये दिल की बात और ये की बात और कैमरे पर इस तरह की बात ठीक है, ठीक है। इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। परफेक्ट सर। श्याम जी प्लीज। तेजस्वी जी और राहुल गांधी जिसे मुलाकात तक नहीं होती है, हाँ। वो राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? चंडीगढ़। वो राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? तो भाई दूसरी जगह। वो राहुल गांधी गुवाहाटी जाने के लिए तैयार है, ठीक है। पटना नहीं जा रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखा करके और इंडिया गठबंधन को हमको जीत दिला देंगे। ठीक है, ठीक है। श्याम जी प्लीज। श्याम जी अब देखिए एक बस, देखिए मेरे शो में ना जो मैं मुद्दे उठा लेता हूं, जैसे जंगल राज संजय जी ने भी क्लियर कर दिया, जनता के सामने भी एक नई तस्वीर आ गई कि भाई जंगल राज क्या, 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी थी, यानी एक्सेप्टेंस आपकी है, इसलिए वो बस हो गया। मेरी कोशिश ये रहती है कि चीजें बस हो जाए, जनता के सामने आ जाए क्लियर चीज। अब श्याम जी अब दूसरा बड़ा मुद्दा, कभी वो कहेंगे चारा घोटाला, कभी कहेंगे लैंड फॉर जॉब, इसके बारे में बता दीजिए इन चीजों से कैसे खुद को आरजेडी अलग कर रही है? नो भ्रष्टाचार, नो करप्शन, जीरो टॉलरेंस, ये सारी बातें होनी चाहिए ना, और तेजस्वी जी कर रहे हैं, जनता कनेक्ट कर रही है। देखिए एक बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जी। अभी कैग ने 71,000 करोड़ घोटाला का इन पर एक बड़ा सवाल उठाया है। हाँ। और इनके पास कोई अता पता नहीं। तो उसकी देखरेख तो आप ही की पार्टी के कर रहे हैं ना भाई वीरेंद्र जी। एग्जैक्टली। उसमें बताइएगा। हाँ। उसमें एक बात बता दूं। हाँ। तो ये 3-4 नैरेटिव हमारे खिलाफ जो लोग चलाते हैं, हाँ। आरजेडी के नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने
इन मुद्दों पर इन पार्टियों को बेनकाब कर दिया है, मुद्दे का पर्दाफाश कर दिया है। ठीक है तो अब बिहार की जनता इनके बहकावे में आएगी नहीं, ये मैं क्लियर कर दूं। नंबर 1 पॉइंट। जी सर। दूसरी बात ये बता रहे थे कि सबका सम्मान करते हैं, उस सम्मान का कुछ मैं थोड़ा 1-2 मसला जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। प्लीज सर। देखिए, कोई भी आदमी जो अब काम करता हो चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाते हैं एक पार्टी को लाके, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर उसको उप मुख्यमंत्री बनवा देते हैं, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले मुख्यमंत्री, पार्टी टूटी, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री अभी सम्मान उनको मिल रहा है। ठीक है जी। एक बात है। दूसरा है कि नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम पर आए थे। इस वर्ड को आज के वर्ड में डिक्शनरी में भी खोजने से नहीं मिलेगा। जो सुशासन के नाम पर आए थे, आप इस वर्ड को ना मीडिया लेने की स्थिति में है, ये लोग तो खैर लेना ही बंद कर दिया इस नाम को, कि जानते कि सुशासन की जो चरमराई हुई स्थिति है, वो तो मुझे लगता है कि डिक्शनरी वालों ने भी प्रिंट करना बंद कर दिया कि ये लोगों ने क्या कर दिया। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि सम्मान की बात करते हैं, इनके संगठन में जो जो दलित गए नेता, माननीय चिराग पासवान जी गए, पार्टी टूटा, परिवार टूटा। जीतन राम मांझी गए, उन्होंने रोते गाते, मैं सम्मान करता हूं उनका। जीतन राम जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत सीनियर नेता, मैं सम्मान करते हुए कहते हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 सीट हमको दे दो, ताकि पार्टी को मान्यता मिल जाए, हमको भी कम से कम वो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट मिल जाए। तो ये इन्होंने देने का काम नहीं किया। एक लास्ट बात, फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइएगा, कि इनके पार्टी का लिस्ट देखिए, सम्मान कितना देते हैं। आप माननीय नीतीश कुमार जी ने इन पर, जीतन राम मांझी पर क्या बयान दिया सदन में, कि हमने बनवाया था, हमने बनवाया था, और कितना बुरा लगा उन्होंने बोला हुआ है। और दूसरी बात, माननीय चिराग पासवान जी का राजनीति 2020 में जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ था, जो राजनीतिक अवसाद, मैं सोच रहा हूँ आपको कितनी चिंता है। सारे साथियों के नाम ले लिए, आई एम गोइंग ओवर। लेकिन आदित्य प्लीज मुझे बता दीजिए, चलिए अब तो जो बातें हो गई, सीट आपकी हो गई है। आखिरी बस बात ही है, अभी यहाँ से भी निकला, राहुल जी भी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी है कहाँ, बहुत दिनों से गए नहीं बिहार। मुझे बता दीजिए, सीट पर कौन सा चेहरा उतर रहा है, कहाँ से क्या उतर रहा है, ये फैसला तो बिहार की परिस्थितियों को देख के ही हो रहा होगा ना, दिल्ली से तो कोई नहीं, मतलब फैसला पटना बिहार से ही होगा ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा रोहित जी, कोई भी कर रहा हो, कहीं से भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो। आप ये सवाल मेरे से तब पूछे जब इलेक्शन हो जाए, कोई हार जाए, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो दिल्ली वाले के इन्फ्लुएंस से था, ये बिहार के इन्फ्लुएंस से था, ये टेंटेड था, इसके ऊपर केस चल रहा था, इसके ऊपर केस नहीं चल रहा था, ठीक, ये मुस्लिम था, आदिवासी था, गरीब था, ST मतलब कांग्रेस की तैयारी पूरी है, कमर कसी हुई है। 61 सीट्स आई है, स्ट्राइक रेट शानदार रहेगा पिछली बार से, ये बोल दीजिए। मैं तो ये आपके कार्यकर्ताओं के लिए बुलवाना चाह रहा हूं, जो बिहार में कैडर है आपका, वो जोश में आ जाए। पिछली बार से बेहतर स्ट्राइक रेट रहेगा कांग्रेस का। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, और आपके जो भी व्यूअर्स, लिसनर्स हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा कि जो मुद्दे की राजनीति कर रहा हो, उसको वोट दें। जो 20 साल से आपको जो मुद्दे की बात करे, जो आपकी बात करे, जो जनता की बात करे, जो बेटर बिहार की बात करे, उस पर उसको वोट कीजिए। बहुत धन्यवाद। आज का वक्त कैसे बीत गया पता नहीं चला। संजय सर, थैंक यू सो मच, आप आए। संजय सर, थैंक यू। श्याम सर, इट्स अ प्लेजर। आदित्य भाई, इट्स प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतने।